हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी झूमर सीरीज में बनकेवरा भाग एक, लोक साहित्य, नागपुरी व्याकरण, लोकगीत, इससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमारी तरफ से आप सभी के लिए एक ई बुक प्रोवाइड कराई गई है जो कि बिल्कुल फ्री है। इस ई बुक में नागपुरी के 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, कुल 1000 प्रश्न हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। यह ई बुक आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही आप लोगों के लिए 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नागपुरी ब्रह्मास्त्र क्लास लाया गया था जो कि प्ले लिस्ट में पड़ा है। तो आप लोग जाइए, इसे भी देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिछले क्लास की एक क्वेश्चन की जो रॉन्ग हो गया था। तो चलिए उसको यहाँ पे हम लोग सही करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, वो रॉन्ग हुआ था। क्वेश्चन था हमारा, बनकेवरा भाग 1 अनुसार बिरसी और इतवारी कौन कहानी के पात्र हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना था कि बनकेवरा भाग के 1 के अनुसार जो बिरसी और इतवारी थे तो किस कहानी के वो दोनों पात्र थे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बिसाई होता। तो मैंने गलती से जामडायर बता दिया था जो कि रॉन्ग था, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। बनकेवरा भाग 1 अनुसार बिरसी और इतवारी कौन कहानी के पात्र रखें, तो बिसाई होता सही। ठीक है, अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे रत्नी और बुधनी होता तो दोनों जामडायर होते। ठीक है, इसे भी याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बनकेवरा भाग 1 में चंद्रदेव सिंह कर रचना कौन किस्म कर आहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बनकेवरा भाग 1 में चंद्रदेव सिंह का जो रचना है वो किस प्रकार से आया है, किस किस्म का है। गद्य प्रकार का है, निबंध रूप में है, या गीत रूप में है, या कविता रूप में है। तो इसका सही आंसर हमारा सी होगा, गीत रूप में है। ठीक है, बनकेवरा भाग 1 में चंद्रदेव सिंह का रचना कौन किस्म का है, यानी किस रूप में आया है, तो गीत रूप में आया है। और किस रचना की बात कर रहा है यहाँ पर, तो आह्वान। ठीक है, चंद्रदेव सिंह के द्वारा रचित रचना है जिसका नाम क्या है, आह्वान। तो आपको बताना है कि आह्वान जो रचना है किस रूप में लिखा गया है, तो गीत रूप में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, बनकेवरा भाग 1 कर कौन कहानी में नगमतिया कर चरित्र चित्रण करल जाए है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बनकेवरा भाग 1 पुस्तक में किस कहानी में नगमतिया का चरित्र चित्रण किया गया है। जखम में, सुंदर में, बंगला कर सुख में, या करम बिहान में। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, सुंदर कहानी में। सुंदर कहानी में क्या किया गया है, तो नगमतिया नामक एक पात्र है जिसका चरित्र चित्रण किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे बात करना है कि सुंदर जो कहानी है इसके कहानीकार कौन है, किसने इसको लिखा है, तो तिनकोड़ी साहू ने लिखा है। इसको भी आपको याद रखना है। सुंदर नामक जो कहानी है इसको किसने लिखा है, तो तिनकोड़ी साहू ने लिखा है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे अगर हम बात करें जखम, तो जखम के रचयिता कौन है, जखम को किसने लिखा है, तो श्रीकांत ने। इसे भी याद रखना है। जखम कहानी के कहानीकार कौन है, तो श्रीकांत है। आगे यहाँ पे बात करते हैं बंगला कर सुख, इसके कहानीकार कौन है, तो पंचम साहू जी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा करम बिहान। तो करम बिहान हमारा यहाँ पे नाटक है जिसके नाटककार कौन है, लिखवैया कौन है, तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू यानी गिरिराज जी। इन चारों को आपको याद रखना है। ठीक है, पहला हमने बताया सुंदर। सुंदर इस कहानी को किन्होंने लिखा है, तो तिनकोड़ी साहू ने लिखा है। जखम को किन्होंने लिखा है, तो श्रीकांत ने लिखा है। बंगला कर सुख किन्होंने लिखा है, तो पंचम साहू ने लिखा है। और करम बिहान जो नाटक है इसके नाटककार यानी इसको किन्होंने लिखा है, तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू यानी गिरिराज ने। ठीक है, चारों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, कंचन नामक कवि कौन काल कर कवि मानल जाए ना। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि कंचन नामक कवि किस काल के कवि माने जाते हैं। पुराना काल के, रामकृष्ण भक्ति पुरातन काल के कवि, या आधुनिक काल, या नवा काल। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, रामकृष्ण भक्ति पुरातन काल के कवि। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें कंचन किस कवि का उपनाम है, तो चुनीराम दुबे जी का है। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, चुनीराम दुबे जी का उपनाम क्या है, कंचन है। ठीक है, तो कंचन नामक जो कवि हैं कौन काल के कवि माने गए हैं, तो राम कृष्ण भक्ति
पुरातन काल के कवि माने गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2-4 कवियों के उपनाम बता देता हूँ। जैसे सहनी उपेंद्र पाल, इनका उपनाम क्या है तो नहन है। ठीक है, शारदा प्रसाद शर्मा, इनका उपनाम क्या है तो रश्मि है। मृत्युंजय नाथ शर्मा का उपनाम क्या है तो जयनाथ वैरागी है, जयनाथ या बैरागी 2 है। ठीक है, काली कुमार का सुमन है। मधु मंसूरी का क्या है तो हंसमुख है। मंजू ज्योत्सना क्या है हंस है। और गिरधारी राम गंजू का क्या है तो गिरिराज है। इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन महीना में गावे वाला राग के हमरे उदासी राग से जानीला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि किस महीना में गाने वाले राग को हम उदासी राग से जानते हैं। उदासी राग यानी कब गाया जाता है तो गर्मी ऋतु में गाया जाता है। तो उसके आधार पर आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा आषाढ़ सावन में, बैसाख जेठ में, फागुन चैत में या अगन पुष में। तो क्लियर यहाँ पे बैसाख और जेठ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन महीना में गावे वाला राग के हमरे उदासी राग से जानीला तो बैसाख जेठ, यानी बैसाख या जेठ महीना में जो उदासी राग है गाया जाता है। ठीक है, गर्मी ऋतु में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बनकेवरा भाग 1 कर कौन रचना अनुसार सिमी कलकत्ता में एकला रहेला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बनकेवरा भाग 1 के अनुसार किस रचना में सिमी नामक जो एक लड़की रहती है तो कलकत्ता में अकेले रहती है, किस कहानी के अनुसार। बंगलाकर, सुख अनुसार, त्रिफला, जाम डायर या नीम डायर। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा त्रिफला कहानी में। ठीक है, त्रिफला कहानी के अनुसार जो सिमी रहती है कलकत्ता में क्या रहती है तो अकेली रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं त्रिफला जो कहानी है इसके कहानीकार कौन है। त्रिफला को किन्होंने लिखा है तो प्रफुल्ल कुमार राय जी ने लिखा है, आपको याद रखना है। ठीक है, त्रिफला के कहानीकार कौन हुए तो प्रफुल्ल कुमार राय जी हुए। ठीक है, और हमने जस्ट अभी बताया था बंगलाकर सुख, इनके कहानीकार कौन हुए तो पंचम साहू जी हुए। जाम डायर, इनके कहानीकार कौन हुए तो सहनी उपेंद्र पाल नहन जी हुए। और नीम डायर नहीं है। ठीक है, जाम डायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सरलता, सहजता और मधुरता क्या है। सरलता, सहजता और मधुरता कौन गीत कर विशेषता होवेला। आपको यहाँ पे बताना है कि सरलता, सहजता और मधुरता किस गीत का विशेषता होता है। मौलिक गीत का, साहित्यिक गीत का, लोकगीत का या गद्य गीत का। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा लोकगीत का। ठीक है, सहजता, सरलता और मधुरता किस गीत का विशेषता होता है तो लोकगीत का, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, देवल मुहावरा कर सही अर्थ बताओ। आपको दिए हुए मुहावरा का सही अर्थ बताना है क्या होगा। अब मुहावरा है हमारा अकिल विधायक। मुहावरा क्या है अकिल विधायक, तो इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है धोखा दे या जुगुत बैठाए या बुद्धि बढ़ाए या बगरा अकिल होए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा जुगुत बैठाए। ठीक है, मुहावरा क्या था अकिल विधायक, तो इसका सही अर्थ हमारा क्या होगा जुगुत बैठायक। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, स्त्री प्रधान नाच है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है दिए ऑप्शनों में से कि स्त्री प्रधान नाच कौन सा है। पाइका है, माठा नाच है, डमकच है या रासे नाच है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा डमकच हो जाएगा, जो शादी ब्याह में नाच को किया जाता है। ठीक है, तो स्त्री प्रधान नाच कौन सा हो जाएगा हमारा डमकच हो जाएगा। ठीक है, और कब इस नाच को किया जाता है तो ब्याह शादी में। और पाइका हमारा क्या हो जाएगा तो पुरुष प्रधान ये नाच होता है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सातों नदी पार नागपुरी उपन्यास कर रचनाकार के हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि सातों नदी पार नागपुरी उपन्यास के रचनाकार कौन है। डॉक्टर कुमारी वासंती, डॉक्टर समृता बड़ाइक या श्रीमती शकुंतला मिश्र या फिर डॉक्टर सविता केसरी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा श्रीमती शकुंतला मिश्र जी हैं। सातों नदी पार नागपुरी उपन्यास के रचनाकार कौन है तो श्रीमती शकुंतला मिश्र जी हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, पुरुष प्रधान राग के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है दिए हुए ऑप्शनों में से कि पुरुष प्रधान राग कौन सा है। अंगनई है, जनानी झूमर है, उदासी या डमकच है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा उदासी है। ठीक है, जस्ट हमने अभी बताया था कि उदासी राग कब गाया जाता है तो ग्रीष्म ऋतु में, वैशाख जेठ महीना में। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें अंगनई, जनानी झूमर, डमकच, ये तीनों क्या हैं तो जनाना प्रधान राग हैं। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, नागपुरी में कौन वर्ण का उच्चारण नहीं हुआ। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी में किस वर्ण का उच्चारण नहीं होता है। अन्ना का, तलपसा का, त्र का या सभे का। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा सभे का, यानी अन्ना का भी नहीं होता है, तालपसा का नहीं होता है और त्र का नहीं होता है। इन तीनों वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन इसके जगह में दूसरे वर्ण का प्रयोग होता है। इसके जगह में दूसरे वर्ण लिखे जाते हैं। कौन कौन, तो हम यहाँ पे बात करें तो अन्ना की जगह में न लिखा जाता है, तालपसा के जगह में दैनिसा लिखा जाता है, त्र की जगह में त और र लिखा जाता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्ञ कर उच्चारण नागपुरी में का होवेला। ठीक है, आपको बताना है ज्ञ का उच्चारण नागपुरी में क्या होता है। मैं होता है, गे होता है, गए होता है या गे होता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, गे होता है। ठीक है,
ग का उच्चारण नागपुरी में क्या होता है, तो गे होता है, ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि, ठीक है, आपको बताना है दिए ऑप्शन में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, फगुआ, बामन, गोछा या कोयला। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा फगुआ। फगुआ यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम बात करें तो बामन ही हमारा जातिवाचक हो जाएगा, गोछा समूहवाचक, कोयला हमारा जातिवाचक हो जाएगा, जबकि यहाँ पे फगुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, फिर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जे संज्ञा पद से कोनो एक मुद मतलब मुख्य आदमी, ठाव चाहे चीज वस्तु कर बोध होला उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना, ठीक है। यानी जिस संज्ञा शब्द से पद से क्या होता है, किसी एक मुख्य आदमी, ठाव, स्थान, वस्तु ये सब का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, कृष्णा किसी भी खास व्यक्ति का नाम है। उसी प्रकार हो गया मरियम, बुधवा, मंगरी, फूलो, कारो यहाँ पे नदी का हो गया, दामोदर नदी का हो गया, बूढ़ा बूढ़ा पहाड़ पहाड़ का नाम हो गया, और पर्व त्योहार मनक नाम ये भी क्या होते हैं, तो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, ठीक है, इसे याद रखना है। त्योहार मनक नाम, तो यहाँ पे फगुआ हमारा क्या दिया हुआ था, तो किसी त्योहार का नाम है फगुआ, होली का, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, जे ते जेके तेके जेकर तेकर आदि संयोजक सूचक शब्द के, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जे ते जेके तेके जेकर तेकर आदि संयोजक सूचक शब्द किससे संबंधित है, नीचवाचक सर्वनाम से, निश्चयवाचक सर्वनाम से, संबंधवाचक सर्वनाम से, पुरुषवाचक सर्वनाम से। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम से, ठीक है। जे ते जेकर तेकर, ठीक है, जे ते जेके तेके जेकर तेकर ये आदि जो संयोजक सूचक शब्द हैं किससे संबंधित है, तो संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम के कहल जाएला। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कुछ सर्वनाम ऐसा हो ना जो प्रधान चाहे मुद उपवाक में आवल संज्ञा चाहे सर्वनाम मनक साथ आश्रित उपवाक मन से संबंध जोड़कर काम करे ना, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो मुख्य उपवाक में आवल संज्ञा यानी मुख्य उपवाक में आए संज्ञा या सर्वनाम मन के साथ, यानी उन दोनों के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ आश्रित उपवाक मन से संबंध जोड़कर काम करना, ऐसा सर्वनाम के क्या कहना, संबंध बोधक सर्वनाम कहना। जैसे जे से, ते, जेके सेके, तेके, जेकर तेकर सेकर मन, ये सब क्या है, तो संबंध बोधक सर्वनाम शब्द है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जे गच चढ़ी से कहियो गिरबे करी। तो यहाँ पे जे और से क्या करने काम कर रहा है, तो वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आए हैं जो आश्रित उपवाक हैं उसके बीच क्या करने काम कर रहा है, तो संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। तो जे से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा संबंध बोधक सर्वनाम शब्द हो जाएंगे, और ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो संबंध बोधक सर्वनाम भी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि जे ते जेके तेके जेकर तेकर आदि संयोजक सूचक शब्द किससे संबंधित है, तो संबंध वाचक सर्वनाम से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, देवल लोकोक्ति कर सही अर्थ बताओ, ठीक है। एक लोकोक्ति दिया गया और आपका यहाँ पे सही उसका अर्थ बताना है क्या होगा। लोकोक्ति क्या है, तो घरले चोर नीतो गगाए मोर, ठीक है। घरले यहाँ पे धरले होगा, ठीक है, धरले चोर नीतो गगाए मोर, तो इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। धराए गेले चोर नीतो कोनो नहीं, ठीक है, या फिर चोर के देख के कांदे, या चोर के देख के डराए, या चोरक पाछे पाछे हल्ला करे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए होगा, चोर धराए गेले, यानी धराए गेले चोर नहीं तो कोनो नहीं, यानी जब चोर धरा गया तो वो चोर हुआ, नहीं तो कुछ नहीं। तो इसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है, धरले चोर नहीं तो गगाए मोर, धरले चोर नहीं तो गगाए मोर। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, धराए गेले चोर नहीं तो कोनो नहीं, यानी पकड़ा गया तो चोर, नहीं तो कुछ नहीं, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, देवल मुहावरा कर सही अर्थ बताओ, ठीक है। दिए हुए मुहावरा का सही अर्थ बताना है, क्या होगा, बिद्री विनाश करे। बिद्री विनाश करे इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। छोटे छोटे काटे, खीदी खीदी काटे, या सर्वनाश करे, या बद्री फाटे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सर्वनाश करे, ठीक है। बिद्री विनाश करे इसका सही अर्थ क्या होगा, तो सर्वनाश करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, जे गीत परंपरा मुँह जवानी चलेला उके कौन किस्म कर गीत कहल जाएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन करना चाह रहा है कि जे गीत परंपरा मुँह जवानी चलेला उके कौन किस्म कर गीत कहल जाएला, साहित्यिक गीत कहल जाएला, मौलिक गीत कहल जाएला, रचनात्मक गीत कहल जाएला, या लोकगीत। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा, लोकगीत कहल जाएला, ठीक है। जे गीत परंपरा मुँह जवानी चलेला उके कौन किस्म कर गीत कहल जाएला, तो लोकगीत कहल जाएला, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, देवल मुहावरा का सही अर्थ बताओ, ठीक है। दिए हुए मुहावरा का आपका सही अर्थ बताना है, क्या होगा, फोरन डाले, यानी फोरन डाले कि इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है।
तो इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है बझायक, सुलझायक या उसकायक या बेवकूफ बनेक। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा उसकायक। ठीक है, फौरन डालेक, इसका सही अर्थ क्या होगा? उसकायक, यानी फौरन डालेक, उसकायक मतलब किसी को लड़ाई के लिए या किसी बात के लिए को उसको उसकाना। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, झंझाइन गीत गावे कर परंपरा कौन तरह कर गीत भाग में आवेला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि झंझाइन गीत गावे कर परंपरा यानी किस समय का, ये कब गाया जाता है, ये आपको बताना है। ऋतु गीत है या फगुआ गीत है, जन्म गीत है, ब्याह गीत है। तो क्लियर है, झंझाइन या सोहर गीत कब क्या होता है? तो जन्म गीत होता है। झंझाइन गीत क्या होता है? तो जन्म गीत होता है, आपको याद रखना है। यानी झंझाइन गीत कब गाया जाता है? तो जन्म समय गाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, कौन किस्म कर गीत परंपरा जनाना मन से सीधा सीधा आए। यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जनाना प्रधान जो गीत है कौन सा है? फगुआ है, पुछारी फगुआ है, अंगनई है या पावस है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, अंगनई है। जबकि फगुआ, पुछारी फगुआ, पावस ये सब पुरुष प्रधान है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक हिस्ट्री ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।